नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, कोरोना है और प्लीज़ आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। दोस्तों, आज हम फरेब कहानी का पार्ट 2 लेके आए हैं। माँ बेहद उदास थी। मेरी पैकिंग करते करते मुझे तरह तरह के निर्देश दे रही थी। मैं आधी बातें सुन रहा था, आधी नहीं। रोमांचित था, उत्साह से लबरेज था। अपने पैरों पर खड़ा होने का आनंद ही कुछ और था। आज रात की ट्रेन थी। मम्मी के साथ आना चाह रही थी, किंतु घर स्कूल का भी दायित्व था। उन्हें मना कर दिया। शुरू में सप्ताह भर होटल में रहने की योजना थी, फिर बैंक कर्मियों के सहयोग से किराए का घर लेता या पेइंग गेस्ट बन जाता। कुछ ज़रूरी सामान खरीद कर घर में प्रवेश किया तो माँ की आवाज़ कान में पड़ी। वे अंकल से कह रही थी, जिस बात से मैं सबसे ज़्यादा भयभीत थी वह सब कुछ होने जा रहा है। वह इसी शहर में जा रहा है। वह उसी शहर में जा रहा है जहाँ उसके पिता रहते हैं। अरे, उसे कुछ पता ही नहीं है कि वे कहाँ रहते हैं। न मोहल्ले कॉलोनी की जानकारी है। तुम बेवजह डर रही हो। फिर भी कभी कहीं उनसे भेंट हो जाए तो पहचानेंगे कैसे एक दूसरे को। प्रवीर की अपने पिता में कोई रुचि नहीं है, अन्यथा तुमसे कोई इस बारे में बात की है? पूछता जरूर। क्या पता खून उबाल मारते हैं मृत्युंजय। मैंने ज़्यादा नहीं सुना। खंखार का अंदर आ गया है। खखार कर अंदर आ गया। मुझे देखकर उन्होंने दूसरी बात शुरू कर दी। पहले विषय पर पूर्णविराम लगा, किंतु मेरे मन में खलबली मच गई। पापा इलाहाबाद में रहते हैं। वर्षों पुरानी एक विस्मृत तस्वीर जहन में पहुंच गई। बेचैनी सी होने लगी। रात जब मम्मी मेरे रास्ते के लिए खाना बना रही थी, तब चाबी लेकर मैंने चुपके से उनकी अलमारी खोली। लॉकर में उनके स्थानों की छानबीन की जहाँ मम्मी ने अपने पेपर रखती थी। थोड़ी मुश्किल के बाद पिता की एक फ़ोटो, फ़ोन नंबर, पता सब मिल गया। मैंने तुरंत उसे जेब के हवाले किया। अचानक एक पेपर पर मेरी नज़र अटक गई और मैं हतप्रभ रह गया। वह मम्मी और मृत्युंजय अंकल के कोर्ट मैरिज की प्रतिलिपि थी। मैं किंकरता विमूढ़ खड़ा था। तभी मम्मी आ गई। मेरे हाथ से चाबी लेके बोली, अलमारी क्यों खोली तुमने? मेरी नई पीली वाली शर्ट नहीं मिल रही है। मैंने जल्दी से बहाना बनाया। तुम्हारी अटैची के ऊपर ही रख दी है मैंने। अच्छा, देखता हूँ। मैंने पलट कर जाते देखा। मम्मी अपने कागज पत्र संजो रही थी। फिर उन्होंने अलमारी बंद कर दी। स्टेशन पर मम्मी सुबकने लगी। मैं पहली बार उनसे अलग होकर कहीं जा रहा था। मैंने उन्हें समझाया। ट्रेन चल पड़ी। रोती माँ को मृत्युंजय अंकल ने अपनी बाहों का सहारा दिया और उन्हें लेकर स्टेशन के बाहर चल पड़ी। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली। मैं निश्चिंत होकर टेक लगाकर बैठ गया। मम्मी अकेली ना थी, लेकिन अंतर्मन में कुछ दरक सा गया था। अपने जीवन की इतनी बड़ी सच्चाई उन्होंने मुझे छुपा कर रखी थी। इलाहाबाद अब प्रयागराज एक छोटा सा ब्रिटिश ऐतिहासिक इमारतों वाला गंगा के तट पर बसा पारंपरिक नगर है। सिविल लाइन्स स्थित होटल बहुत महंगा ना था। मैं बैंक आने लगा तो लोग अच्छे थे। सप्ताह भर में एक फ्लैट मिल जाने का आश्वासन भी मिल गया था। रात में प्रतिदिन मम्मी घंटों मुझसे बात करती। दिन भर का ब्यौरा लेती। मैं उनसे बात करते करते सो जाता। आज पहला रविवार था। मुझे देर तक सोने की आदत नहीं थी, किंतु मेरी आंख देर से खुली। मैंने चाय पीते पीते उनमें वे पेपर निकाले जो मम्मी की अलमारी से चुराए थे। पता देखा और पिता की तस्वीर देखने लगा। दुबले पतले प्रभावहीन व्यक्तित्व को किसी रूप में मेरी सुंदर माँ के योग्य न थे, किंतु उन्होंने एक छोटे से बच्चे के साथ उन्हें घर से निकाल दिया, तलाक दे दिया। मेरी माँ बेसहारा पुत्र के साथ साथ न्याय की आस में संघर्ष करती हैं। अंत में कोर्ट के द्वारा बच्चे की परवरिश के लिए गुजारा भत्ता और एक फ्लैट मिला। माँ को ठौर मिल गया। बाद में वह नौकरी करने लगी। जिंदगी ठिकाने लग गई। इनसे मिलना होगा। वर्षों पुराना हिसाब चुकता करना है। मैं बुदबुदाया। नहा धोकर नाश्ता किया और टेम्पो करके अल्लाहपुर बागंबरी गद्दी की ओर चल पड़ा। ठीक स्थान पर पहुंच गया। पुराने पारंपरिक ढंग से बने मकान कतार से खड़े थे। वह एक पुराना आलीशान बंगला था, लेकिन रख रखाव के अभाव में विदीर्ण हो गया था। वर्षों रंग रोगन का मुँह न देखने वाला बंगला बेतरतीब से उगे पौधों और कुछ वृक्षों वाले घने बगीचे से घिरा था। मुझे विचार अनुभूत हो रही थी। मैंने साहस करके बेल बजा दी। आज रविवार है, जरूर सभी घर पर होंगे। सभी। मुझे तो पता ही न चला कि घर में कौन कौन है। जरूर मम्मी के संबंध विच्छेद के बाद पापा ने दूसरी शादी कर ली होगी। कई मिनट बाद दरवाज़ा खुला। सामने पापा ही थे।
लंबे दुबले पतले रुग्ण कुछ उदासीन से लग रहे थे। सेब बढ़ी हुई थी। पाजामा कुर्ता पहने हुए कहीं से भी मेरी सुंदर माँ के समकक्ष नहीं लग रहे थे। कौन हो तुम? पापा के चेहरे पर जिज्ञासा उभरी। मैं प्रवीर हूँ, श्रीमती इंद्राणी खन्ना का बेटा। अरे प्रवीर, मूड से बुलाता था मैं तुम्हें। अंदर आओ। एक वीरान चेहरे पर बाहर आ गई। माँ देखो, मूड सा आया है। मैं अंदर आ गया। घर में सब कुछ था, लेकिन गृहस्वामी की उदासीनता से सब बिखरा और असंयोजित था। पापा जैसे दुबली पतली दादी भी थी। व्हील चेयर पर बैठे दादाजी के भी दर्शन हो गए। सब मुझे देखकर खुश थे, किंतु बेजान से थे। घर वातावरण, घर के सदस्यों के चेहरे पर स्थायी वीरानता छाई थी। मैंने इधर उधर देखते हुए प्रश्न किया, और कौन कौन है? हम तीन ही हैं घर में। माँ को छोड़ने के बाद आपने दूसरी शादी नहीं की? मेरे स्वर में तलखी थी। नहीं, किंतु मैंने तुम्हारी माँ को नहीं छोड़ा। माँ, आप मूड्स के पास बैठिए, मैं चाय बना लाता हूँ। पापा किचन में चले गए। दो जोड़ी वृद्ध असहाय एकटक आँख देखती बेधती आँखें बेनिगाहें जैसे मेरी आत्मा से उतर जा रही थी। मुझे बेचैनी से हुई। अचानक दादी ने पूछा, तुम्हें इंदु ने यहाँ आने से नहीं रोका? उन्हें नहीं पता कि मैं यहाँ आया हूँ। कैसी हैं? और वह तुम क्या कर रहे हो? वर्षों बाद तुम्हें देखा है। हम सबको बहुत खुशी हुई। तुम्हारे दादाजी से पक्षाघात के शिकार हैं, ठीक से बोल नहीं पाते। हम सब ने तुमसे मिलने की आस छोड़ दी थी। दादी, मुझे बैंक में जॉब मिल गई है, यहीं आपके शहर में। माँ ने बहुत कष्ट उठाए, अकेले मुझे पाला पोसा अपने साहस सामर्थ्य से। आप सब ने तो कोई खोज खबर नहीं ली। वैसे मम्मी ठीक है। दादी चुपचाप मुझे देखती नहीं, फिर बोली, इंदु ने कोर्ट से ऑर्डर लिया था कि तुम्हारे पिता यदि तुमसे मिलने की कोशिश भी करेंगे तो वह उन पर केस कर देगी। क्यों? मैं व्याकुल हो गया। तुम्हारी माँ ने कोर्ट से ऑर्डर लिया था। उसने तुम्हारे पिता को खतरनाक मानसिक रोगी और हिंसक बताया था। उसने बताया था कि तुम्हारे पिता तुम्हारी माँ को मानसिक शारीरिक रूप से भयंकर प्रताड़ित करते हैं। उन्होंने डॉक्टर मृत्युंजय की झूठी मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में दर्ज की थी, जिससे तुम्हारे पिता के शारीरिक मानसिक दशा का वर्णन है। दादी अनवरत बोल रही थी। दादी, आप सबको क्या मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाकर मेरी माँ का चरित्र हनन कर रही हैं? मैं क्यों झूठ बोलूँ? सब सच है। तुम्हारी माँ ने केवल फ्लैट और रुपयों के लिए मेरे सीधे साधे पुत्र से शादी की थी। उसका डॉक्टर मृत्युंजय से विवाह पूर्व का रिश्ता था। रूप रंग में सीधे साधे मेरे बेटे से उसकी पटरी नहीं बैठी, वह उसे रास नहीं आया। सो झूठी कहानियाँ गढ़कर उसने तुम्हारे पिता से संबंध विच्छेद कर लिए। तुम्हारे भरण पोषण के लिए मोटी रकम और फ्लैट का आवेदन किया, जैसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। पापा ने कुछ नहीं कहा। मैं पूर्ववत व्यग्र था। दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा का ऐसा भय तुम्हारी माँ ने मेरे डरपोक बेटे को दिखाया कि वह वैसे ही करता गया जैसे वह कहती है। मैं निशब्द बैठा रहा। आज 35,000 रुपये में तुम्हारे पिता हम पति पत्नी का पालन पोषण करना है। स्वयं खाना बनाता है, खिलाता है, नौकरी करता है, सामान दवा आदि लाता है। गुरुत्व दायित्व के कारण ना कहीं आता है, न जाता है, न मित्रों को घर बुलाता है। कारावास की सज़ा भुगत रहा है तुम्हारा बाप, न किए गए अपराध का दंड झेल रहा है। दादी धीरे धीरे से सकने लगी ताकि पापा उन्हें ना सुन लें। मैं हद पर बैठा था। मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं बची थी कि मैं दादी को दिलासा देता। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, क्योंकि तुम्हारे पिता अपने मुंह से कुछ नहीं बताएंगे। दादी ने वार्तालाप में पूर्ण विराम लगाया, क्योंकि पिता ट्रे में खाने का बहुत सारा सामान लेकर मुस्कुराते हुए अंदर आ रहे थे। माँ की आंखों से आंसू देखकर उन्होंने डपटा। पिता को अपने हाथ में कॉफ़ी ब्रेड बटर खिलाया। उनका मुंह पोंछा और जुट गए मुझे इसरार से खिलाने। मिठाइयाँ, पकौड़ियाँ, पापड़, चिप्स, ब्रेड बटर और जाने क्या क्या। मैं आंखों में आंसू भर सब खाता रहा। पेट भर गया। तब भी बहुत देर बाद मैं आने के लिए उठा। बारी बारी से सबके पैर छुए। वे निशब्द आंखों से आशीर्वाद देते रहे। मैं बोला, पापा मैं यहीं आकर रहूँगा आप सबके साथ। शाम को होटल से सारा सामान लेकर आता हूँ। बेटा, तुम्हारी माँ इसका विरोध करेगी, नाराज़ होगी, हम फिर मुसीबत में पड़ जाएंगे। पापा बोले, कुछ नहीं होगा, आप निश्चिंत रहें। आप
हम दोनों को एक दूसरे को देखते रहे। अचानक जाने किस भावना के बसीभूत होकर मैं उनसे लिपट गया। उन्होंने मुझे बाहों में भींच लिया। भरे मन से मैं वहाँ से लौटा। सामान पैक करते हुए मैंने कई दिन निर्णय लिया। एक कार करके मैं सामान पापा के पास जाना था। तभी मम्मी का फ़ोन आ गया। प्रवीर, तुमने आज फ़ोन नहीं किया? हाँ, मैं व्यस्त था, सुबह पापा से मिलने गया था। क्या? तुम्हें उनके घर का पता कैसे चला? तुमने मुझसे बिना पूछे वहाँ जाने का साहस कैसे किया? मम्मी चीख पड़ी। वे क्रोधित थी। वह सब मैं बाद में बताऊंगा। पहले आप बताइए, आप इतने वर्षों कितनी बातें मुझसे छुपा कर रखी हैं? उन पर शोषण प्रताड़ना का आरोप लगाती नहीं। मुझे बताया पापा ने आपको तलाक दिया है, जबकि इन सब बातों की कोई सच्चाई ना थी। यह सब कहानी तुम्हें किसने सुनाई प्रवीण? सब झूठ है। तो सच क्या है? आप ही बताइए ना मॉम। क्या आप और मृत्युंजय अंकल विवाह पूर्व एक दूसरे के नज़दीकी मित्र नहीं थे? पापा से शादी के बाद आपको लगा कि इतने सीधे साधारण व्यक्ति के साथ आपका गुजारा संभव नहीं है, तो आपने डिवोर्स के लिए उन पर झूठे आरोप लगाए, फ्लैट और निर्वाह राशि के लिए कोर्ट में आवेदन किया। सब कुछ आपकी योजना के अनुसार कुछ गड़बड़ हुआ कि सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई। तुम्हें झूठी मनगढ़ंत बातें बताई गई हैं। झूठ सच का फ़र्क कर सकता हूँ। पापा ने मुझे अपने मुँह से एक शब्द आपके विरुद्ध नहीं कहा, लेकिन फिर भी मैं सब कुछ जान गया हूँ। आपने अंकल से चुपचाप कोर्ट मैरिज कर ली थी, क्योंकि इस रिश्ते को जग जाहिर करने पर आपको अनुबंध राशि न मिलती। उधर सन्नाटा छा गया। मम्मी एक बार भी चुप हो गई। खैर छोड़िए मॉम, आप अंकल के साथ सुखपूर्वक रहिए। आप मेरे लिए बहुत कुछ आपने किया। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। बेटे का फ़र्ज़ निभाऊंगा, किंतु अभी मैं पापा के पास जा रहा हूँ। उनको, मेरे वृद्ध बीमार दादा दादी को मेरी ज़रूरत है। प्रवीर, तुम इस तरह मुझे अकेले नहीं छोड़ सकते। आप अकेली कहाँ हैं? अंकल आपके साथ हैं। मैं भी आता रहूँगा। आप हैं, माँ हैं आप मेरी। प्रवीर, याद रखना, मैंने कोर्ट से तुम्हारी कस्टडी ली थी, जिसमें तुम्हारे पिता से तुम्हारी एक निश्चित दूरी तय की थी। तुम्हें पाने के लिए पुनः कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। तुम्हारे पिता मुश्किल में पड़ जाएंगे। मम्मी, आप मुझे धमकी दे रही हैं? याद रखिए, मैं 25 वर्ष का हो चुका हूँ। अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकता हूँ। कोर्ट में आपके फरेब का पर्दाफाश कर सकता हूँ। इस पर पुनः खामोशी छा गई। कुछ देर बाद मम्मी की सिसकियों की आवाज़ आई। उन्होंने कहा, मुझसे भूल हो गई थी बेटा, मुझे माफ़ कर दो, लौट आऊँगा मम्मी, लेकिन पिता के प्रति भी मेरी कुछ दायित्व है। पापा, आप सबको निर्वाह राशि नहीं भेज पाएंगे। बहुत आर्थिक कष्ट उठाया है उन्होंने। उनके बोझ को कम करने जा रहा हूँ। आपको और मृत्युंजय अंकल को नए जीवन की शुभकामनाएं। कहकर मैंने फ़ोन काट दिया। टैक्सी आ गई थी। सारा सामान लाद कर मैंने फ़ोन से पापा को सूचित किया, पापा मैं आ रहा हूँ, रात का खाना संग खाएंगे। आओ बेटा, सब कुछ तुम्हारी प्रतीक्षा, हम सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पापा खुशी से उछल रहे थे। मैंने फ़ोन काट दिया। मेरे चेहरे पर संतोषपूर्ण मुस्कुराहट फैल गई थी। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? अगर इस कहानी में आप लोगों को ज़रा भी सच्चाई हो तो प्लीज़ एक थम्स अप बनता है। धन्यवाद।